क्या सच में जो कांग्रेस है वो आपकी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी वो प्रॉपर्टी जो आपको आपके एंसेस्टर्स से मिली है, पूर्वजों से मिली है, उसके अंदर वो कुछ शेयर लेने वाले हैं थ्रू इनहेरिटेंस टैक्स? क्या इसमें कोई भी सच्चाई है? अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, इस मुद्दे पे पॉलिटिक्स खूब खेली जा रही है। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो इस समय इंडिया में ना तो कोई इनहेरिटेंस टैक्स है, ना कोई गिफ्ट टैक्स है। अगर कोई भी पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ के बाद जो उसके एसेट्स होते हैं वो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें दिए जाते हैं और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर विल है तो उस विल के अकॉर्डिंग मिलती है, और अगर विल नहीं है तो जिस भी रिलीजन को वो पर्सन बिलोंग करता था उसके हिसाब से जो है बंटवारा हो जाता है। तो इस समय इंडिया में ऐसा कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन बाहर काफ़ी सारी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरीके का जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, एप्लीकेबल है, जैसे कि यूएस, यूके, जापान, फ्रांस एंड फिनलैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी भी पर्सन की अगर डेथ होती है तो उसके जो एसेट्स होते हैं वो जब भी उनके जो बच्चे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको मिलते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाया जाता है। अब ये जो टैक्स है वो रेंज करता है फ्रॉम 7% टू 55%। तो हर कंट्री में ये वैरी करता है और कंट्री के हिसाब से जो है ये लगाया जाता है। तो इसकी रेंज जो है 7% से 55% तक है। इतना टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। और वो टैक्स कौन देता है? वो टैक्स देता है बेनिफिशियरी, यानी जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है उसे वो टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस समय इंडिया के अंदर इस तरीके का कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होगे कि हम इनहेरिटेंस टैक्स में बात ही क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर जो है डिस्कशन हो रहा है। तो आज ही हमारे इस वीडियो में हम ये जो इनहेरिटेंस टैक्स पे पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो समझेंगे, ये इनहेरिटेंस टैक्स एक्चुअली में क्या होता है ये, और 40 इयर्स पहले यानी 40 साल पहले इंडिया में इस तरीके का टैक्स था जिसे राजीव गांधी ने जो है स्क्रैप कर दिया था। मगर इसे स्क्रैप क्यों किया था और अब इसे वापस से इंट्रोड्यूस करने की बातें क्यों चल रही है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल नया है तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि इस पर बहुत सियासत हो रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये लाना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इससे क्या कर रही है कांग्रेस, आपसे आपकी प्रॉपर्टी छीन रही है, आपका शेयर छीन रही है। तो एक्चुअली में सच्चाई क्या है ये देख लेते हैं। तो ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई सैम पित्रोदा की वजह से, जो कि चेयरमैन है ऑफ द इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। उनका कहना है कि इंडिया में इस तरीके का जो इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये और डेवलप्ड नेशंस में है तो हमें भी जो है इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और इसी बात को लेके अब काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस पावर में आई, उनकी सरकार बनी, तो वो इसी तरीके का टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो लोगों की प्रॉपर्टी है उसमें का कुछ शेयर जो है गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इनफैक्ट उन्होंने अक्यूज़ किया राजीव गांधी को कि जब 1985 के अंदर उनकी मदर की डेथ हुई थी तो उसके बाद उन्होंने ये जो इनहेरिटेंस टैक्स लॉ जो उस समय इंडिया में प्रेजेंट था उसे स्क्रैप कर दिया, ताकि वो अपनी मदर की जो प्रॉपर्टी है उसे ले सकें विदाउट पेइंग एनी टैक्स। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट है, जो बीजेपी है, वो इस लॉ के अगेंस्ट में इसीलिए है क्योंकि वो अमीरों को और बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से जो है ये पूरा पॉलिटिक्स जो है इस इनहेरिटेंस टैक्स पे चल रही है। बिकॉज जो पित्रोदा हैं उनका कहना है कि 50% इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी जो है आपको आपके एंसेस्टर्स से आपको इनहेरिटेंस में मिली है उसके ऊपर आपको 50% टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी बेनिफिशियरी है, जिसको भी ये प्रॉपर्टी मिल रही है, उस पर 50% टैक्स लगना चाहिए।
बट एक बात मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, भले 50,000 रुपये की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, अब इनहेरिटेड एसेट्स आपको मिल रहे हैं तो उस पर 25,000 आप क्या टैक्स देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इस तरीके के टैक्स लगते हैं तो वो एक थ्रेशोल्ड होता है, उसको पार करने के बाद ही ये टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, अब उसी के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है ये गवर्नमेंट इम्पोज करती है ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी जो भी एसेट आपने इनहेरिट किया है, आपको जो आपके एंसेस्टर्स थे, जो आपके पूर्वज थे, उनकी डेथ के बाद आपको मिले हैं, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती है। अब एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स होता है ये एस्टेट टैक्स से डिफरेंट होता है। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इन्हें कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर हम इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें तो इसे कौन देता है? इसे बेनिफिशियरी देता है, यानी जिस पर्सन को वो प्रॉपर्टी मिल रही है, वो एसेट मिल रहे हैं, उसे जो है ये पे करना पड़ता है। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहली और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जिस प्रॉपर्टी को, आप जिस एसेट को इनहेरिट करने वाले हो उसकी वैल्यू क्या है। इसके बाद आपका उस पर्सन से क्या रिलेशनशिप है, यानी जिसकी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, एसेट मिल रहे हैं, उसका और आपका क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है। एंड लास्ट इज जिसकी प्रॉपर्टी आप इनहेरिट करने वाले हो उसकी डेथ कहाँ हुई, वो कहाँ पर रहता था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल होते हैं इन डिटरमाइनिंग कि कैसे इस इनहेरिटेंस टैक्स को कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि जब भी इसे कैलकुलेट किया जा रहा होता है ये सब फैक्टर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको उस टैक्स के अंदर किसी तरीके का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं। तो इस समय ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में लागू नहीं है, यूएस में है और भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। और बात चल रही है कि क्या पता हम इंडिया में भी इसे लागू करना चाहिए या नहीं। तो अगर अभी तो नहीं है, लेकिन इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट लॉ क्या है, क्या होता है कि जब आप किसी भी डिसीज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसे इनहेरिट करते हो, उसे एक्वायर करते हो, तो उसे क्या होता है, कौन से टैक्स हैं वो लगते हैं। तो जब इंडिया में किसी भी ऐसे पर्सन की डेथ होती है जिसके पास काफ़ी एसेट हैं, सिग्निफिकेंट एसेट्स हैं, तो उस समय क्या होता है, उनके जो एसेट्स होते हैं, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू देयर लीगल हेयर्स और नॉमिनीज़। तो उस पर्सन ने अपनी विल के अंदर क्या लिखा है, या तो उसके अकॉर्डिंग ये ट्रांसफ़र होता है, या फिर वो जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। तो अब इंडिया के अंदर कोई इनहेरिटेंस टैक्स तो है नहीं। अगर हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की बात करें फॉर हेयर्स की, जब लोगों को प्रॉपर्टी मिलती है, लीगल हेयर को प्रॉपर्टी मिलती है, तो उनके ऊपर क्या क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या उन्हें कोई टैक्स देना है या नहीं। तो ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं दे आर प्राइमरीली गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स रिजीम, और उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना, इस तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना, इसके बारे में जो है हमें कहाँ पता चलता है, अंडर सेक्शन 47 सबक्रॉस 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। क्योंकि इंडिया के अंदर ना तो कोई इनहेरिटेंस टैक्स देना है, ना ही कोई गिफ्ट टैक्स देना है। इनफैक्ट कोई भी स्टैम्प ड्यूटी की भी ज़रूरत नहीं है फॉर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थ्रू इंटरस्टेट सक्सेशन। इनफैक्ट कोई भी स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं देनी होती। तो ना तो इनहेरिटेंस टैक्स देना होता है, ना गिफ्ट टैक्स देना होता है, ना ही कोई स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। तो इस तरीके का कुछ भी जो भी लीगल है उसको मिल रहा है उन्हें नहीं करना होता। हाँ, अगर कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, यानी जो एसेट्स हैं, जिस पर्सन की डेथ हो गई है उसके एसेट पे कोई भी इनकम टैक्स लाइबिलिटी है, तो जिस भी बेनिफिशियरी को वो एसेट मिल रहे हैं उसे वो इनकम टैक्स पे करना होगा। ये एक चीज़ है जो बेनिफिशियरी को पे करनी पड़ सकती है, अदरवाइज़ और कोई भी टैक्स जो है इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बट अब समझने वाली बात ये है कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात करी है कांग्रेस ने, क्या ये इंडिया के लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि अगर वो इतना इम्पॉर्टेंट था, इतने फ़ायदेमंद था, तो कांग्रेस ने उसे क्यों हटाया था? अभी इस समय लोगों का ये कहना है कि अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक गैप है उसे रिड्यूस किया जा सके। क्योंकि क्या होता है, जो एक अमीर आदमी की डेथ होती है, फिर उसके जो एसेट्स हैं उसके लीगल हेयर्स को मिलते हैं, तो वो उन्हीं के अंदर घूमता रहता है। अगर ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा, इसका कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास जाएगा, जो कि गवर्नमेंट जो है लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करेगी। अब ये इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि पहले 40 साल पहले जब ये था एग्जिस्टेंस में था उस टाइम पर तो इसे जो है स्क्रैप कर दिया था, राजीव गांधी ने स्क्रैप कर दिया था ये कह के कि इसका कोई पॉइंट नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, इनफैक्ट इससे और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करने के लिए और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए राजीव गांधी ने 1985 के अंदर इसे स्क्रैप कर दिया था। अगर मैं उस टाइम पर इस लॉ की बात करूं, स्टैट्यूट की बात करूं जो कि इनहेरिटेंस टैक्स को गवर्न करता था, तो इट वाज दी एस्टेट ड्यूटी एक्ट ऑफ 1953। तो ये जो लॉ है इसका मेन एम यही था कि ग्रेटर सोशल इक्वालिटी जो है उसे अचीव किया जा सके। इनफैक्ट ये जो एक्ट है ये सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया था, यानी जब कोई भी अमीर पर्सन की डेथ होती थी, रिच पर्सन की डेथ होती थी, तो उसके एसेट्स पे लगाया जाता था। तो एक थ्रेशोल्ड की होता था कि इतनी अगर किसी के एसेट्स होंगे, इतनी वैल्यू के एसेट्स होंगे, तभी उस पर ये जो टैक्स है वो एप्लीकेबल होगा। तो इसका जो मेन एम यही था कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम था, यानी ये जो टैक्स था वो फ्लैट नहीं था। काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस थे फॉर स्मॉलर एस्टेट्स, यानी वो लोग जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है तो उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था कि ठीक है उन्हें कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके पास काफ़ी सारे एसेट्स थे, काफ़ी सारे वैल्यूएबल एसेट्स थे, उन पर ये जो टैक्स है वो एप्लीकेबल था। तो इस वजह से ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का पार्ट था जो कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसे कम कर सके। तो ये जो टैक्स था ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल था? रियल एस्टेट पे था, यानी जो लैंड्स है, बिल्डिंग्स हैं, अगर वो इनहेरिट की जा रही हैं तो उन पे एप्लीकेबल था। जो मूवेबल एसेट्स हैं जैसे कि कैश, इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएबल्स, उन पे एप्लीकेबल था। और कुछ केसेस में अगर जो एसेट्स इंडिया के बाहर हैं उन पर भी ये एप्लीकेबल था। बट अगर ये टैक्स इतना ही काम का था, इतना प्रोग्रेसिव था, तो इसे हटाना क्यों पड़ गया? ऐसा क्या हो गया? तो सबसे पहला इशू तो यही था कि जितना रेवेन्यू कलेक्शन जो है सोचा गया था कि इतना मिलेगा, उतना मिला नहीं, और उल्टा इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स थे। तो काफ़ी सारे जो वेल्दी इंडिविजुअल्स थे, अमीर लोग थे, वो कोई ना कोई वे ढूंढ लेते थे जिससे वो अपने एसेट्स छुपा लेते थे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू था वो रिड्यूस हो रहा था। इसके अलावा ये जो एक्ट था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, जिसने उसे एडमिनिस्टर करना जो है एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग बना दिया था, और उसकी वजह से जो है बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते थे ताकि जो है ये टैक्स को कलेक्ट किया जा सके, उसे एडमिनिस्टर किया जा सके। तो इस तरीके से ये तो प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा जो पब्लिक थी वो भी इस लॉ को बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी। ऑब्वियसली किसको अच्छा लगता है कि हमें प्रॉपर्टी मिली है, हमारे एंसेस्टर्स थे, हमने उसे इनहेरिट किया और अब इस पर हमें टैक्स देना पड़ रहा है। यानी अपने टाइम पर तो उन्होंने टैक्स दिया ही अपनी प्रॉपर्टी के लिए, और अब इनहेरिट करने के बाद हम वापस से इस पर इनहेरिटेंस टैक्स दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली पब्लिक की तरफ से तो इसको लेके क्रिटिसिज्म था ही, तो इसीलिए फाइनली इसे स्क्रैप कर दिया गया। और अभी इस समय इंडिया के अंदर किसी भी तरीके का इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है। बट क्योंकि डेवलप्ड नेशंस में है, बाहर की कंट्रीज़ में है, इसलिए जो कांग्रेस है वो इसे सजेस्ट कर रही है। अगर हम शॉर्ट में समझें कि कौन सी कंट्री में जो है किस तरीके से ये टैक्स एप्लीकेबल है, क्या टैक्स स्लैब्स हैं जिसके थ्रू इसे एप्लीकेबल किया गया है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की, तो वहाँ पर सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये इनहेरिटेंस टैक्स एप्लीकेबल है। बट ये जो टैक्स है ये सिर्फ उन इंडिविजुअल्स पर लगता है जिनकी जो एसेट वैल्यू है वो $1 मिलियन से ज़्यादा है। यानी अगर आपके पास $1 मिलियन से ज़्यादा के एसेट्स हैं तभी आपको इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम फ्रांस की बात करें तो वहाँ पर भी ये इनहेरिटेंस टैक्स एप्लीकेबल है, और ये रेंज करता है फ्रॉम 5% to 60%। और ये जो टैक्स ज़्यादा लगता जाता है, यानी ये जो रेंज है ये वेरी करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप। यानी अगर जो बेनिफिशियरी है, यानी जिसको ये सब कुछ मिल रहा है, ये एसेट मिल रहे हैं, अगर वो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर नहीं है, जैसे कि या तो उनका बच्चा नहीं है या फिर भाई नहीं है, तो उस केस में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो जापान है वहाँ पर ये जो रेट है ये रेंज करती है फ्रॉम 10% to 70%। तो जापान का जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इंक्लूड करता है बोथ इनहेरिटेंस एंड गिफ्ट टैक्स। तो जो भी इनहेरिटेबल एसेट है उसकी जो टोटल वैल्यू है माइनस दी एग्जेम्पशंस, उसके ऊपर ये जो रेंज है वो अप्लाई की जाती है, एंड इट इज़ अप्लाइड डायरेक्टली टू दी हेयर्स।
इसके बाद अगर हम बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पर ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है इसकी रेट हाईएस्ट है इन दी कंट्री विच इज़ 80%, साउथ कोरिया के अंदर इट इज़ 50% और स्पेन के अंदर ये वेरी करती है फ्रॉम 7.65% टू 30%। तो इस तरीके से काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इस तरीके का जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो अभी एप्लीकेबल है, वहाँ पर जो है इस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर ये नहीं है। इनफैक्ट 40 ईयर्स पहले जो है इसे स्क्रैप कर दिया गया था और अब जो कांग्रेस है वो इसे वापस से लाने की बात कर रही है। दो ये इम्पॉर्टेंट है या अच्छा है, लेकिन इसे किस तरीके से इस बार इम्प्लीमेंट किया जाए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो पिछला स्क्रैप किया हुआ लॉ है उससे सीख लेनी चाहिए कि क्यों वो इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। अगर हमारा एजेंडा ये है कि हमें जो सोशियो इकोनॉमिक जो डिफरेंस है उसे रिड्यूस करना है, तो बहुत सीधी सी बात है कि हमें एक थ्रेशोल्ड बनानी पड़ेगी कि इस थ्रेशोल्ड से ऊपर के जो लोग हैं उनके ऊपर ये लगेगी। अब किसको एग्जम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना होगा, तभी इस लॉ का जो मेन एजेंडा है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाएगा। बट अगेन इसे इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट में पहले तो एक लॉ बनाना पड़ेगा, फिर उसे पार्लियामेंट में पास होना पड़ेगा, तभी वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सो लेट्स सी कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो इंडिया में वापस आ पाता है या नहीं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।